Hello students, in the previous lecture we have discussed the numericals about Millikan's all drop experiment और आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज ऐसे न्यूमेरिकल्स पे फोकस रहेगा जिनमें स्ट्रिंग की टेंशन वगैरह सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एफबीडी बना के जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं उस तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग आज ट्राई करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वर्क एंड टुडेज फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ पेंडुलम बेस्ड न्यूमेरिकल। अ पेंडुलम ऑफ मास 80 milligram carrying a charge of 20 nanocoulomb is at rest in horizontal electrical field of 4 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. Find the tension in the thread of the pendulum and angle it makes with the vertical. Okay, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या किया है हम लोगों ने, एक पेंडुलम को जिसका जो बॉब है वो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया है। तो देखो होगा क्या, सपोज करो ये पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रिंग है और ये पहले इस तरह से था। जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे यहाँ पर रिपल्शन होगी, बिकॉज देखिए हमारा चार्ज भी पॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से जाएगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर उसका पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो ये हमारा जो बॉब है ना ये इस तरफ मोशन करेगा, ठीक है, मोशन करेगा। तो सपोज करो ये शिफ्ट होकर इधर आ गया, ठीक है, ये एंगल है थीटा। बॉब का जो मास है mg वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। धागे में एक टेंशन आएगी T, ओके, एंड बिकॉज यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और ये बॉब उसी की वजह से इधर गया है और वो फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू QE। ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो बस देखिए आपके पास ये FBD बन चुकी है, ठीक है। उस FBD को सॉल्व करना है, तो लेट अस सॉल्व दिस FBD। इसको थोड़ा सा और सही से बना लेते हैं, सेंटर से जोड़ते हैं इसको इस तरह से। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस FBD। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये एंगल थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी x और y एक्सिस बना लेते हैं। ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस हो गई, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये t इस तरह से जा रहा है, यानी एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इस तरफ, तो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा t cos थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा t साइन थीटा। बिकॉज द सिस्टम इज इन सिमेट्री, सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में ऊपर नीचे वाले फोर्स और लेफ्ट और राइट वाले फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनको इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, mg इज इक्वल्स टू t cos थीटा एंड t साइन थीटा इज इक्वल्स टू QE। ओके, सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। तो देख लेते हैं फटाफट। मास की वैल्यू है 80 मिलीग्राम। नाउ 80 मिलीग्राम यहाँ पे आपको इसको SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। और 80 मिलीग्राम SI यूनिट में कैसे चेंज होंगे, सबसे पहले देखिए मिली का एक 10⁻³ आएगा एंड देन ग्राम, ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो एक 10⁻³ और आएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 8 × 10⁻⁻5। ओके, अगेन यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, दैट इज इजी। जो हमारे पास चार्ज है दैट इज 20 नैनोकूलम, तो चार्ज होगा हमारे पास 20 × 10⁻⁹ एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इन SI यूनिट 4 × 10⁻⁴, तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इनको एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो टेंशन एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ना हमें टेंशन गिवन है ना एंगल गिवन है, तो डिवाइड करना इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देते हैं। QE/mg इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेंजेंट थीटा, और t से t कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो जो चार्ज की वैल्यू है यहाँ पर वो है हमारे पास 20 नैनोकूलम, सो 20 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारे पास 4 × 10⁻⁴। इट इज डिवाइडेड बाय mg, m इज 8 × 10⁻⁻5 × 10। ओके, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज -5, this is -4, okay, and this is +4, this is -4, cancelled out, 10 cancel out, 4 2s are 8 and 8 cancel out, so it comes out to be 1. So 1 is equals to tan theta, that means theta is equals to 45 degrees. नाउ वी हैव एंगल एज 45 डिग्री। तो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में एंगल की वैल्यू पुट करके इजीली आप लोग क्या निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। तो फटाफट निकाल लेते हैं टेंशन भी। से हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो मेरे पास मास क्या है, मास है मेरे पास 8 × 10⁻⁻5 इंटू ग्रेविटी हमारे पास 10, दैट इज इक्वल्स टू t cos थीटा। तो t हमें फाइंड करना है। cos 45 डिग्री इज 1/√2,
सो हमारे पास टेंशन देखिए क्या आ जाएगी, टेंशन विल बी इक्वल टू 8√2 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट न्यूटन। ओके, सो इजी क्वेश्चन इज दिस, बिल्कुल इजी था, बस आपको ये आइडिया करवाना था कि अगेन हम लोग यहाँ पे फोर्स को एज ए इलेक्ट्रिकल फील्ड का फोर्स निकाल के उसको एफवीडी में एज अ सिंपल फोर्स ही यूज करेंगे। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन, नोट इट डाउन। So let us take another similar kind of the question. So this question is, a charge ball B hangs from a silk thread S which makes an angle theta with a large conducting sheet P. The surface charge density of the sheet is proportional to. That is your question. तो इसमें बहुत ही easy है। इसके अंदर एक हमारे पास एक conducting sheet है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज शीट है वो, ठीक है, और उससे एक धागा लटक रहा है इस तरह से और धागे से ऐसे बॉल लटक रही है, ठीक है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है शीट की, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो इसको बिल्कुल वैसे ही करना है, mg नीचे की तरफ मास, टेंशन T, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं ये रिपल्शन हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है रिपल्शन हो रही है क्योंकि दिस डायग्राम इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से रिपल्शन मान लेते हैं और ये फोर्स है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, तो इट इज F इज इक्वल्स टू QE, ठीक है। सेम डायग्राम बन गया हमारे पास। अब वही करेंगे हम लोग, क्या, कंपोनेंट्स ब्रेक। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, इट इज T cos थीटा, इट इज T sin थीटा, एंड द सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, दैट QE इज इक्वल्स टू T sin थीटा एंड mg इज इक्वल्स टू T cos थीटा। नाउ यहाँ पे जनरल मिस्टेक क्या हो जाती है, हम यहीं से देख के ये बोल सकते हैं कि भाई देखिए ऐसा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की प्रोपोर्शनलिटी पूछी थी, तो बेटा अभी आप लोगों को मैंने गॉस लॉ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। वहां पर शीट का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ शीट इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आप गॉस लॉ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये कंडक्टिंग शीट है और हमें सिर्फ इस साइड इलेक्ट्रिकल फील्ड लेना है, इसीलिए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आया है। अदरवाइज अगर दोनों तरफ लेना होता और अगर ये शीट कंडक्टिंग ना होती तो इट विल बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो ये गॉस लॉ से आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं अगर रिप्लेस करूँ ना, देखो यहाँ Q सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू T sin थीटा। बट अगेन यहां से भी ना आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। व्हाई? बिकॉज टी इज ऑल्सो देयर विच डिपेंड्स ऑन थीटा, ठीक है। टी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो भी एंगल पर डिपेंड करता है। देखो मैं चाहूँ तो बहुत इजीली टी को एंगल के टर्म्स में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वही इन दोनों को डिवाइड करके ना यहाँ से टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा, Q सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट mg is equals to tan theta. Now you can say that mg, sigma naught and q, these are also all constant. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं that sigma is directly proportional to tan theta. ओके तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इजी। जब आप गॉस लॉ पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। इसको इस बार हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। लेट अस सी हमने क्या किया है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास ऑफ द bob is small m, has a charge of q and is suspended between the vertical plates of a capacitor. If E is the electrical field between the plates, find the time period of the pendulum. In this case हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। और देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सी ये हमारे पास ना दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के। अब जिनको ये नहीं पता कि कैपेसिटर क्या होता है, मैं बता दूं कुछ नहीं है अभी आपके लिए कैपेसिटर, ये सिर्फ प्लेट्स हैं। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो E है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ यहाँ पर E इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने एक पेंडुलम लाकर ऐसे रखा, सस्पेंड किया, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर इस पेंडुलम के ऊपर पहले से चार्ज है Q, तो क्या होगा, ये पेंडुलम ना जस्ट मोशन करेगा, ठीक है, एक तरफ मोशन करेगा और मोशन करके सपोज करते हैं ये इधर पहुँच जाएगा,
ठीक है। अब क्योंकि ये ऑसिलेट हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसने मोशन किया है, ठीक है ना, और ये SHM करेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्वियसली इसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को यही कैलकुलेट करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, सिंपल पेंडुलम का, जो होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव अंडर रूट। ओके, सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। G इफेक्टिव का मतलब है नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब, है ना। यहाँ पे जो हमारे पास बॉब है इसकी ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या होगी, यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो देखते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी हो रही है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, यहाँ पर ना mg नीचे की तरफ लग रहा है ना। दूसरा यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये वाला F इज इक्वल्स टू QE, ठीक है। यानी एक एक्सेलरेशन इस तरफ है और एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी एक्सेलरेशन है G, है ना, ग्रेविटी के इटसेल्फ एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर यहां बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो यहां एक्सेलरेशन होगी QE बाय m। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, QE बाय m। अब यहाँ पे दो एक्सेलरेशन लग रही हैं, एक देखो इस डायरेक्शन में और एक नीचे की तरफ। हम दोनों का रिजल्ट लेंगे, तो दोनों का रिजल्ट बहुत इजीली निकाला जा सकता है। एक इस तरफ है, एक नीचे की तरफ है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगी दिस एक्सेलरेशन, इसको ऐसा करते हैं A1 A2 नाम दे देते हैं, A1 और A2, तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय A टोटल। यही हमारा G इफेक्टिव है, टोटल एक्सेलरेशन को G इफेक्टिव बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे A टोटल आ गया। अब आप यहाँ पे इजीली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 1 2 पाई अंडर रूट L बाय, यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा QE बाय M का स्क्वायर प्लस G का स्क्वायर under. Okay, so this will be your time period for this oscillation. Okay, note it down. So let us do the next question, ठीक है। एंड देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। There are two identical charged spheres are suspended by the strings equal length. They make an angle 30 degree with each other when suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube. The angle remains same when they are suspended in the liquid. Find the dielectric constant of the liquid and density of the sphere is given to you. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या किया गया, हमारे पास दो स्फीयर हैं, दो स्फीयर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धागे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनको उठा के हमने पानी में डाल दिया, ठीक है। और पानी में डालने पर उनका एंगल सेम रहता है और आपको ये बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा लिक्विड का, ठीक है। तो लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो सिंपल केस लेते हैं, जब कोई पानी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ये हमारे पास स्फीयर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है, और पूरा एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम 30 डिग्री लिख लेंगे। अभी ये हमारे पास थीटा कितना है, 15 डिग्री है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को जनरल रखेंगे एज सच, और बाद में फिर क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सिंपल केस तो हमें बहुत अच्छी तरह से आ गया है। नीचे mg, इधर टेंशन T, इधर T cos थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ओके, एंड इधर T sin थीटा। एंड बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव चार्ज स्फीयर्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा F, ठीक है। इस केस पे मैं F को चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मुझे अभी कोई फायदा नहीं दिख रहा वो लिखने का, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट। अब इसी की इक्वेशन फटाफट हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू T sin थीटा, सॉरी T sin थीटा, एंड यहाँ पर mg इज इक्वल्स टू T cos थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो F बाई mg इज इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाद में हमारे ये आंसर काम आने वाला है। सो आई एम राइटिंग इट एज F इज इक्वल्स टू tan थीटा बाय mg। सो दिस इज अवर केस इन एयर, ये हमारा एयर वाला केस हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड केस की तरफ, जब हमने इन स्फीयर्स को क्या किया, इन वाटर डाल दिया, ठीक है। तो जब ये पानी के अंदर है,
इन वाटर, तो क्या होगा, सारे फोर्स यही रहेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या सारे फोर्स यही रहेंगे? ऑब्वियसली सारे फोर्स यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? सबसे पहला फर्क पड़ेगा इस फोर्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी हम किसी मीडियम में जाते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और कितना रिड्यूस होता है? k टाइम्स। ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि जब भी हम किसी मीडियम में जाएंगे हमारा जो फोर्स होगा वो k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिसिटी वाला वो F/k रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब भी हम पानी में जंप करते हैं या किसी भी चीज़ को पानी में डालते हैं, ठीक है, तो पानी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। आप लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में। जब भी हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी हमें ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। तो वो फोर्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक नया फोर्स ऐड हो जाएगा विच इज फोर्स ऑफ बियॉन्से, यानी कि बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। तो अब देखो नई इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को समझते हैं ये कैसे बनेगी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे t sin थीटा अब किसके बराबर होगा? F/k के, ठीक है। और अगर इधर आ जाते हैं तो हम mg देखिए किसके बराबर होगा? t cos थीटा प्लस बियॉन्ड फोर्स। ओके, नाउ ये मेरी दोनों इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। तो मैं अब ये डायग्राम यहाँ पर रब कर रहा हूँ, तो लेट अस सी कि इसको आगे कैसे करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट सॉल्व है, ठीक है। सॉल्व कैसे है? देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, किसकी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। उधर tan थीटा है, इधर भी tan थीटा क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? mg माइनस fb इज इक्वल्स टू t cos थीटा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? F/k mg इज tan थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। ओके, यहाँ पे माइनस FP इक्वल, ओके। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। इस साइड भी tan थीटा है, उस साइड भी tan थीटा है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? F/k mg माइनस बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल्स टू F/mg। F से F यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? k इस तरफ चला जाएगा, इज इक्वल्स टू mg माइनस बियॉन्ड फोर्स। ओके, सो ये हमारा आंसर है। बट अगेन ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स मुझे नहीं पता। बट बियॉन्ड फोर्स निकालना हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था। तो लेट अस सी कि बियॉन्ड फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो फॉर बियॉन्ड फोर्स, देखिए बियॉन्ड फोर्स क्या होता है? जब भी हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम पानी को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। जितना वजन आपने पानी का, ठीक है, बाहर निकाल दिया, उतना ही वजन आपका कम हो जाएगा, यानी उतना ही बियॉन्ड फोर्स आपको मिलेगा। सिंपल सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है ना। यानी कि अगर सपोज करो कि मैंने जंप किया स्विमिंग पूल के अंदर, मैंने 2 किलो पानी बाहर निकाल दिया, तो मेरा वजन भी 2 किलो कम हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस सपोज दैट कि हमारा जो ये स्फीयर है, ठीक है, उसका वॉल्यूम v था, ठीक है ना। लेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू v, ठीक है। अब लेट अस सी कि कितना पानी बाहर निकला, ठीक है। सपोज करिए जो वाटर बाहर निकला, यानी कि जो फोर्स ऑफ बियॉन्ड फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू mg। वो किसके बराबर होगा? mg। व्हाट इज m हियर? m इज द मास ऑफ वाटर। जितना पानी का वजन बाहर निकलेगा उतना ही पानी क्या हो जाएगा, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, वेट हल्का हो जाएगा, उतना ही बियॉन्ड फोर्स हमें मिलेगा। अब देखिए मास ऑफ वाटर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन में ना हमें डेंसिटी दी हुई है वाटर की, है ना, यानी वाटर मतलब लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मास की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम सबको ये फॉर्मूला याद है ना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे मास को क्या लिखेंगे, v रो g। व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर और लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डेंसिटी आ गई। ओके, नाउ इस
बियॉन्ड फोर्स के फॉर्मूले को इसमें पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, के नहीं चलो एक स्टेप और ले लेंगे, mg अपॉन mg माइनस वी रो जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगेन, अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई। एक काम करते हैं, जो बॉडी का मास है ना उसको भी डेंसिटी की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी चेंज करेंगे तो अगेन बॉडी का मास भी क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी अपॉन v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस वी रो जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वीजी कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हमें गिवन है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ना चेंज मत करना है ऐसा यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे ये रेशो है तो रेशो से रेशो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ बॉडी 1.6 माइनस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.8। सो 1.6 को इससे डिवाइड करेंगे, 16 में से 8 जाएंगे, अगेन 0.8 ही बचेगा यहाँ पे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी सिस्टम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होगा 2 होगा। ओके, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, टेक अ लुक एट इट और इसको अच्छे से नोट करिए। सो इट वॉज अ क्वाइट ईजी टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत आसान था, आप लोगों को समझ में आया होगा, बट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। और हम लोग सिंगल टॉपिक करके ही क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वीडियो बना बने या छोटा बने, ठीक है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अभी और भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, तो अभी हम उनको आगे कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो कल भी हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैकेनिक्स का रिलेशन ही पढ़ेंगे, उसके कुछ नए टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।